हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक का, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, उसका चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक। और ये चैप्टर जो है वो लिखा है कमलेश्वर ने। देखिए, ये इस चैप्टर में ना एक तरह से वो कहते हैं ना कि द्वंद्व है, या फिर एक उल्टी तरह से घुमा करके ये बात कही गई है कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है ना, एक जो राजा इंग्लैंड का था, उसकी जो नाक है वो हमारे देश के किसी भी स्वतंत्रता सेनानी से नीची है या छोटी है। इवन हमारे देश के एक बच्चे से भी उसकी नाक ऊंची नहीं है। नाक क्या रिप्रेजेंट करता है? नाक रिप्रेजेंट करता है इज्जत को, है ना, इज्जत को या सम्मान को। तो जॉर्ज पंचम को हम क्यों सम्मान दें? उन्होंने हमारे देश पे कितना अत्याचार किया है। तो हमारे देश की जो स्वतंत्रता सेनानी है, हमारे देश के एक एक इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से ऊंची है। ये संदेश इस चैप्टर में दिया गया है। तो बढ़ते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पर आने वाली थी। मई अपने पति के मतलब अपने हस्बैंड के साथ जो है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ टू इंडिया आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कौन कौन सी तैयारियां हो रही हैं। तो लंदन से काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि क्या क्या रॉयल तैयारियां की जा रही हैं उनके इंडिया आने के लिए। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। तो दर्जी जो उनका टेलर था वो काफ़ी परेशान था कि भाई क्या क्या इंडिया आ रही हैं, पाकिस्तान जाएंगी और नेपाल जाएंगी, वो क्या क्या पहनेंगी वहाँ जा कर के। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। तो उनका सेक्रेटरी और उनके जो जासूस होते हैं ना, वो सब की क्या है यहाँ के हालचाल, वो सब देखने के लिए इंडिया का दौरा सब करने आने वाले थे। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। तो पहले जो फौज से या बहुत तेज़ भूबू बजा करके, जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा निकला करते थे, राजा रानियाँ, ऐसा तो ज़माना रहा नहीं। अब तो फोटोग्राफर्स की फ़ौज के साथ ये सब बड़े लोग निकलते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों के दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। तो जो इंग्लैंड में पहले छपता था, उससे अगले दिन इंडिया में वही कतरने का मतलब होता है वही कटे हुए पीसेस इंडिया के अखबारों में छपे हुए नज़र आते थे कि एक नीले रंग का सूट बनवाया है रानी ने, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। तो 400 पाउंड्स बहुत बड़ी रकम है, इतना खर्चा आया है उस एक सूट पर। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। तो एलिजाबेथ के बारे में सब कुछ छापा गया न्यूज़पेपर्स में, प्रिंस फिलिप के बारे में भी छापा गया। और जो उनके नौकर थे, जो उनके साथ आ रहे थे, उनके जो कुक्स थे, बावर्ची, और उनके जो और उनके साथ लोग आ रहे थे, जो बॉडीगार्ड्स, और सबके बारे में सब कुछ छापा गया न्यूज़पेपर्स में। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छापी गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। 5,000 आज की बात नहीं है, आज से आप समझ लीजिए 70 साल पहले की बात है। उसमें 5,000 बहुत ज़्यादा होते थे। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए इस तरीके की रानी के लिए। तो जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। तो कहावत है ना कि कभी हम रानी के घर को देखते हैं, उनका जो महल है, और कभी हम अपनी दिल्ली को देखते हैं। तो दिल्ली का काया पलट होने लगा, मतलब दिल्ली की सड़कें बनवाई जाने लगी, होता है ना, सौंदर्यकरण दिल्ली का किया जाने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कहा नहीं, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों में जाजनीनों की तरह श्रृंगार किया गया, जो नई नई दुल्हन होती हैं, या फिर खूबसूरती से जो बिल्डिंग्स का श्रृंगार किया गया, बिल्डिंग्स को सजाया गया, रोड साफ़ की गई। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन किया गया पूरी नई दिल्ली का।
लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम जो थे वो राजा थे पहले इंग्लैंड के। जॉर्ज और पंचम मतलब 5th इस नाम के राजा थे ना। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो इसका क्या मतलब है? इसमें कहने का ये मतलब है कि नई दिल्ली में सब कुछ था मगर नाक नहीं थी। नाक का मतलब है कि हम अपनी इज्जत उनके सामने नीची कर रहे थे। मतलब अगर रानी आ रही है तो हम इतनी सजावटें करेंगे, इतनी तैयारियां करेंगे, हमारी इज्जत उनकी इज्जत से बड़ी है। ये दिल्ली नहीं समझ रही थी और दिल्ली रानी को दिखाने के लिए सजावट में लगी थी, ये इसका मतलब है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। अब जॉर्ज पंचम की नाक के थ्रू पूरा समझाया जाएगा हमें। तो इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। तो जॉर्ज पंचम की नाक हट गई थी, पता नहीं कैसे। तो उसको लगाई जाए ना लगाई जाए, क्या किया जाए, अखबारों में खूब लिखा जा रहा था इसके बारे में। पार्टियां बट रही थी, कुछ लोग एक तरफ, कुछ लोग दूसरी तरफ, और कुछ लोग शांत थे। ये आंदोलन सा चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजाए बघरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। तो इसमें देखिए यही है, लाटों का होता है खंबा मूर्ति, कि हमारे देश में बहुत सारे जो राजनेता हैं उनकी नाक इस जॉर्ज पंचम की नाक से बहुत ऊंची है। फिर भी इस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए, यानी कि रानी को खुश करने के लिए किस तरीके से दिल्ली में तहलका सा मचा हुआ है, दिल्ली की सफाई की जा रही है, तो यही बात इसमें बताई जाती है। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी इंडिया गेट के सामने, उसकी नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। भाई सब कुछ होता रहा पर नाक तो चली गई जॉर्ज पंचम की। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाह हो, मतलब भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। तो जॉर्ज पंचम की नाक जो है मूर्ति से किसी ने हटा दी थी। अब जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं होगी तो भाई देश की नाक कैसे बचेगी, कि भाई जॉर्ज पंचम की नाक नहीं बचा पाए हम। इस तरीके की बातें की जाने लगी थी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, बहुत लोगों ने कई कई सलाह दी, दिमाग खरोचे गए। यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। तो भाई नाक होना तो ज़रूरी था, मीटिंगें बैठाई गई इसके लिए और फिर एक मूर्तिकार को बुलाया गया कि भाई नाक तो बननी ज़रूरी है। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था, मतलब पैसा नहीं था उसके पास ज़्यादा, मूर्तिकार के पास थोड़ा गरीब था। आते ही उसने हुक्मकामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। तो जैसे ही मूर्तिकार आया उसने सबके चेहरे देखे जो मीटिंग करवा रहे थे, मीटिंग में थे। तो कुछ लटके हुए थे, कुछ परेशान थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। अब मूर्तिकार से फिर कहा गया कि भाई जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई है, वो लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी, कि भाई जो नाक है, जो मूर्ति है, वो बनी कहाँ थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, तो इस जो मूर्ति है इसके लिए कहाँ से पत्थर लाया गया था। सब हुक्मकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो होता है ना, जब किसी का आंसर नहीं पता होता हमें किसी चीज़ को, तो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि भाई तुम बताओ तुम बताओ। पता था नहीं किसी को कि मूर्ति का पत्थर आया कहाँ से था। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। मतलब पुरातत्व यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, उसमें पुरानी चीज़ों के बारे में सब कुछ लिखा होता है, सबकी फाइलें रखी जाती हैं। तो उसको पेट चीरे गए फाइलों के, मतलब सारी फाइलें ढूंढी गई पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें
सब कुछ हजम कर चुकी हैं। तो मतलब फाइल में कुछ भी हमें अब नहीं मिल रहा है, कि भाई हजम कर चुकी है कि फाइल में भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हुक्म कामों के चेहरे पर उदासी के बादल आ गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दिया गया कि जैसा भी हो यह काम होना चाहिए, और इस नाक को दारोमदार आप पर है। नाक का दारोमदार आप पर है, मतलब नाक की जिम्मेदारी अब आप पर है कि क्या किया जाए नाक का। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसले का हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज निकाल लाऊंगा। तो पत्थर की किस्म नहीं पता लगी तो मूर्तिकार ने कहा कोई बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमाऊंगा और भाई कौन सा पत्थर है क्या है मैं सारी चीज़ों का पता करके आऊँगा। कमेटी के सदस्यों में ये बात सुनकर भाई जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। तो कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या है जो हमारे देश में नहीं मिल सकता? कुछ भी हो, हमारे देश में सब कुछ निकल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और हमें जॉर्ज प्रथम की नाक के लिए पत्थर ज़रूर मिल जाएगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पहाड़ों की खानों के दौरे पर निकल गए। तो अलग अलग मूर्तिकार जो है देश के अलग अलग पहाड़ों पे गए पत्थर देखने के लिए। कुछ दिन बाद वह हताश लौटे, मतलब बिल्कुल उनको कुछ नहीं मिला था, उनको मूर्ति का पत्थर नहीं मिला था। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। तो भाई पत्थर तो इंडिया का ही नहीं था, पत्थर तो विदेशी था। जैसे कि जॉर्ज पंचम विदेशी था, ऐसे ही पत्थर भी विदेशी था। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? तो फिर वो सभापति कहने लगे कि भाई हमने विदेशों का दिल भी अपना लिया, दिमाग भी अपना लिया, उनके तौर तरीके, उनके कपड़े, उनका बॉल डांस तक हमारे देश में मिल जाता है, तो भाई ये पत्थर क्यों नहीं मिल रहा है? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। तो मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है, मैं एक बात आपसे कहूँगा, बट शर्त ये होगी कि ये जो मैं बोलूँगा ना, ये बात अखबारों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक पर लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। तो मतलब ये कहा गया कि पूरे देश में हमारे देश के महान नेताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, किसी की भी नाक हटा करके हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक पे ला करके लगा देते हैं। सबने इसकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, कि भैया आप हमारे देश के नेताओं की नाक काट के तो ला सकते हो जॉर्ज पंचम की नाक पे लगाने के लिए, मगर ज़रा होशियारी से काम करना होगा। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। जो खोई हुई नाक थी ना, उसका नाप था, मतलब मेजरमेंट मूर्तिकार के पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काफसी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। तो पहले वो मुंबई गया, तो दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सबकी नाक मूर्तिकार ने नाप ली, बट सबकी नाक जो है वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकल रही थी। तो अब भाई वो गुजरात भागा। गुजरात की ओर भागा तो गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। अब यहाँ भी नहीं नाप मिली, नहीं, उनकी सबकी नाक बड़ी थी। बंगाल की ओर चला तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय आदि को भी देखा, नापा, जोख की अब नहीं मिला। तो फिर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरला आदि सभी प्रांतों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। तो पूरे देश का दौरा उन्होंने कर लिया, बट नाक नहीं मिल रही थी। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियों को देख लिया, सबकी नाकों को नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। तो जितनी भी नाक थी वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। इसका मतलब क्या था कि हमारे देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी नाक, उनकी इज्जत जॉर्ज पंचम यानी कि
जो इंग्लैंड का राजा था उसकी नाक से बड़ी थी। सुनकर सब हताश हो गए, सब निराश हो गए कमेटी के लोग कि भाई रानी आने वाली है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड आने वाली है देश में और जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं है। ये बात सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे, गुस्सा करने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाकें फिट आ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इसकी नाक से बड़ी हुई। तो अब क्या किया जाए, मतलब जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो छोटे बच्चे की नाक ना जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। हमारे देश के लिए आज़ाद हुए, हमारे देश की आज़ादी के लिए जो बच्चे कुर्बान हुए थे उनकी मूर्तियाँ थीं बिहार में। अब उन मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अब राजधानी में तो सारी तैयारियां थी, पर जॉर्ज पंचम के मुंह पे नाक नहीं थी। अब जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, पर सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, तो बड़े बड़े लीडर्स तक ये बात बड़ी खलबली मच गई थी। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाए तो फिर रानी के स्वागत का क्या मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हो गई भाई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौन था, मतलब उसके दिमाग में एक नया ही आइडिया आया और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई है उसके दरवाजे बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मतलब हमारे देश की आबादी उस समय 40 करोड़ थी, तो मूर्तिकार ने कहा कि 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की नाक काट दो और इस मूर्ति पे लगा दो। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति यानी कि प्रेसिडेंट ने कहा, सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, थोड़ा घबराया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। आप लोग इजाज़त दो, नाक मैं चुन लूँगा। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को एक जिंदा नाक लगाने की जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर एक जिंदा नाक लगाने की इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग चुकी है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने ना पाए। अब नाक जिंदा थी तो आसपास हवा अच्छी होनी चाहिए थी ताकि सूखे ना। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी, किसी को नहीं पता था कि जिंदा नाक लगाई जा रही है। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लगनी चाहिए। तो भाई सारी बातें मानी गई और भाई नाक तो उस दिन लगनी चाहिए जब रानी आने वाली है। और अब वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। तो इसमें क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि लोग क्वीन एलिजाबेथ के आने से लोग खुश नहीं थे। क्यों भाई, वो राज करके गई है, हमारे देश को बर्बाद करके गई है और उसके आने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए कहते हैं ना कि कोई उस दिन उद्घाटन नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। और अखबारों में सिर्फ और सिर्फ क्या छपा, अखबारों में छपा कि भाई एक बुत है, एक मूर्ति है और इसके जिंदा नाक लगाई गई है। सिर्फ ये अखबारों में खबर थी और क्वीन एलिजाबेथ के बारे में कि क्या उद्घाटन किए, क्या किए, कुछ भी अखबारों में नहीं छपा। तो ये चैप्टर जो है व्यंग्य है कि किस तरीके से मतलब हम लोग अपनी नाक बचाने के लिए कैसे उन लोगों की नाक के बारे में सोच रहे हैं जो हम पर राज करके गए हैं। और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की नाक उन अंग्रेज़ों की नाक से बहुत ऊंची है। तो चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।